अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बायो एनर्जेटिक्स 11th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बायो एनर्जेटिक्स। All organisms need free energy. This energy is used for performing the different functions of body. It keeps organism alive. A chief source of direct or indirect energy on earth is solar energy. जो चीफ सोर्स है एनर्जी का वो सोलर एनर्जी है जो कि सन से आ रही है। बट ऑल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। तमाम जानदार डायरेक्टली सनलाइट को, सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे कैन यूज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड शुगर। तो फिर वो ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? वो फॉर्म है केमिकल एनर्जी की फॉर्म। The chloroplast of the plants can capture light energy of the sun. You must recall फोर्थ चैप्टर जिसमें आपने ऑर्गेनेलिस पढ़ी हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ करती है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सिंपली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। दिस केमिकल एनर्जी is stored in the form of glucose and other organic molecules। और ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ग्लूकोज के जो बॉन्ड हैं, दरअसल ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक केमिकल बॉन्ड है। जब वो बॉन्ड टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी फिर इस्तेमाल की जाती है एनिमल्स उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन। शुरू में जब इस दुनिया का आगाज़ हुआ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें यू नो दैट कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ करती है। तो दिस ऑक्सीजन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन एटमॉस्फेयर। और फिर जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो गई। देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू दिस फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। इस तरीके से रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो है वहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू दिस फ्री ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और एक बड़ी मिकदार एनर्जी की रिलीज की जाती है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसमें वो एनर्जी, रेस्पिरेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में जमा हो जाएगी। और एटीपी इज अ केमिकल दैट लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। रेस्पिरेशन के पास से जो एनर्जी आई वो फूड से आई, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में फोटोसिंथेसिस से। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी की फॉर्म में एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर जज्ब हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में वो एटीपी क्या काम करता है? कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान लिंक है एक। हाउ? कैटाबोलिज्म में जो है ब्रेक डाउन हुआ करती है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की और एनर्जी रिलीज होती है। एनाबोलिज्म में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सॉरी, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं और इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है।
दूसरे लफ्ज़ों में एब्जॉर्ब होती है। तो कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल टूटेंगे तो छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी इस्तेमाल होगी। इस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ जब ज़िंदगी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब इस एनवायरनमेंट में, इस फ़ज़ा में, इस दुनिया में बाकायदा तौर पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी।